अभी थोड़ी देर बाद पूछना। भाई मेरी बात सुनिए, जब आप कई दिनों से पूछना चाह रहे थे तो 40-50 मिनट और सही, कोई दिक्कत? लास्ट में मैं मौका दूंगा आपको, भी निश्चित तौर पर दूंगा। नहीं, 2 मिनट का कुछ नहीं होता। आप इतना सपोर्ट ना करें। ठीक है, आ जाए अपने टॉपिक पर। किस पर बात कर रहे थे? समुद्रगुप्त को लेकर। किसको लेकर? समुद्रगुप्त की 2-3 नीतियां बताई थी मैंने आपको, ध्यान रखिएगा। कल लिखा चुका था मैं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और आठवीं जाति, कौन सी? इन तीनों के लिए उसने अलग अलग नीतियों का प्रयोग किया था। ठीक है, पहली नीति थी उत्तर भारत के लिए, यानी कि आर्यव्रत के लिए। किसके लिए? जिसका नाम था प्रसोप धारण की नीति। किसकी? प्रसोप धारण की नीति का मतलब हुआ कि दुश्मन को जड़ मूल से समाप्त कर देना। दुश्मन को जड़ मूल से क्या कर दो? समाप्त कर दो। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से जो भारत का राजा था वो उत्तर भारत का राजा था। किसका? तो उत्तर भारत के राजा के अंदर अगर समुद्रगुप्त बैठा है तो उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं रह सकता। तो दुश्मन को वहां पर पूर्ण रूप से समाप्त करने की जो नीति अपनाई गई उसको कहा गया प्रसोप धारण की नीति। किसकी? तो आपको पता लग गया प्रसोप धारण का मतलब क्या है। दुश्मन को संपूर्ण रूप से जड़ मूल से क्या कर देना? समाप्त करे। दक्षिण भारत के अंदर किसकी? दक्षिण भारत के अंदर उसने एक नीति अपनाई जिसका नाम था ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। दुश्मन को पराजित करना और उसको यह कहना कि मैंने तुझे पराजित कर दिया है, अब तू अपने शासन में राजा तो रहेगा लेकिन मेरे अधीनस्थ रहेगा। मेरे अधीनस्थ रहेगा, यानी कि मुझे राजा के रूप में, भारत के राजा के रूप में क्या करेगा? स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर वो दुश्मन को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है तो मैंने कहा उत्तर से दक्षिण पर नियंत्रण करना मुश्किल था। समझ में आ गया? वो एक बार हरा तो देगा लेकिन उसके बाद उसको लंबे समय तक बचाकर नहीं रख सकता। तो उसने दूसरी नीति अपनाई कि दुश्मन को पहले पराजित करो और फिर उसकी कुछ शर्तों के साथ उसके साथ संधि करो और वो आपके सबॉर्डिनेटर, अधीनस्थ के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। एक तरीके से आपका दूत के रूप में हो गया दक्षिण भारत में। किसमें? ठीक है, तो ये दूसरी नीति जिसको क्या कहा गया? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। और तीसरी नीति थी आठवीं जाति के लिए पारिचारिकृत नीति। इस नीति का मतलब होता है दुश्मन को पराजित करना और उसको अपने नीचे नौकर बना लेना। क्या बना लेना? सेवक बना लेना। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये जो आठवीं जाति थी ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही रहती थी। कहां पर? जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, कौन सा? छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। इस क्षेत्र के बीच में कौन सी जाति रहती थी? आठवीं जाति रहती थी। तो आठवीं जाति के लिए अलग पॉलिसी अपनाई, उसको पराजित किया और उसको अपना गुलाम बनाया। क्या बनाया? गुलाम। ये 3 तरह की नीति किसने जारी करी? समुद्रगुप्त ने। समझ में आ गया? समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 12, पहले शुरुआत में 9, बाद में 3, दक्षिण भारत के 12, पश्चिम भारत के 18, यानी कि लगभग कहते हैं कि 40 से 45 राजाओं को उसने क्या किया? पराजित किया। और उसको हराने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्पष्ट ध्यान रखिएगा। उसने जितने भी शक बचे हुए थे, शकों को समाप्त किया। जितने भी कुषाणों के अस्तित्व बचे हुए थे, कुषाणों को समाप्त किया। मुरुंड जाति को पराजित किया। समझिएगा? जितने भी दुश्मन थे उन सबको क्या किया? समाप्त करने वाला कौन? समुद्रगुप्त। समझिएगा? अब इसके अलावा समुद्रगुप्त की 2 चीजें और याद रखिएगा। एक तो समुद्रगुप्त की जानकारी एक अभिलेख से मिलती है जिसका नाम है एरन अभिलेख। कौन सा? इस एरन अभिलेख में कहा गया समुद्रगुप्त जब खुश होता था, क्या होता था? जब खुश रहता था, खुशी के समय, किसके समय? खुशी के समय कुबेर के समान। किसके समान? कुबेर के समान। और जब रुष्ट हो जाता था तो कहते थे यमराज के समान दिखाई देता था। ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। रुष्ट होने पर किसके समान? यमराज के समान। और खुश होने पर कुबेर के समान दिखाई देता था। कौन? समुद्रगुप्त। ये लिख लीजिए एरन अभिलेख के अनुसार। किसके अनुसार? एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को
खुशी के समय कुबेर के समान और रुष्ट होने के समय यमराज के समान बताया गया है। यानी कि सही समय में अच्छा और खराब समय में यमराज के समान। इसका मतलब उसको गुस्सा या क्रुद्ध करने की कोशिश नहीं करी जाए, नहीं तो वो यमराज के समान आपको दिखाई देगा। तो खुशी के समय कुबेर के समान और रुष्ट होने के समय यमराज के समान। किस में जानकारी मिलती है? ऐरण अभिलेख से जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, समुद्रगुप्त ने कुछ मुद्राएं जारी करी, कुछ मुद्राएं जारी करी, स्वर्ण मुद्राएं। कौन सी? स्वर्ण मुद्राएं जारी करी। किसने? समुद्रगुप्त ने। समझ में आ गया? उसमें कौन कौन सी थी? परशु, धनुधरधारी, व्याघ्रहनन, अश्वमेघ, वीणा वादन। स्वर्ण मुद्राएं परशु, धनुधरधारी, व्याघ्रहनन, अश्वमेघ, वीणा वादन। वीणा वादन यानी कि इनकी मुद्राओं में इस प्रकार के चित्र अंकित थे। इसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, इसको अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया गया। एक तरीके से अगर मैं आपसे बताऊं तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि ये किसके समान था? ऑलराउंडर था। क्या था? राजा भी था, अच्छा सेनापति भी था, अच्छा कवि भी था, अच्छा ब्राह्मण भी था, अच्छा साहित्यकार भी था। यानी कि सारी कैपेबिलिटी थी किसके अंदर? समुद्रगुप्त के अंदर। समझ में आ गया? इसलिए मैंने कहा समुद्रगुप्त की अगर आप कल्पना, उसका कंपैरिजन करते हो किससे? नेपोलियन से, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि नेपोलियन को केवल और केवल लड़ाई आती थी और किसी भी क्षेत्र में नेपोलियन को जाना नहीं जाता, पहली बात। दूसरी, नेपोलियन अपनी अंतिम लड़ाइयों को हार गया था, जबकि समुद्रगुप्त ने कोई भी लड़ाई नहीं हारी। समझ में आ गया? इसने नेपोलियन से बहुत ज्यादा बड़े कद का व्यक्तित्व था। कौन? समुद्रगुप्त का। इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद किसके बाद? ये लिख लिया, याद रखिएगा। आपसे यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। किसको मुद्रा में वीणा वादन करते हुए दिखाया गया? तो किसको दिखाया गया? समुद्रगुप्त को। समझ में क्या? इसलिए मैंने आपको कहा था कविराज का टाइटल दिया था इसको किसने? कल लिखवाया था मैंने, अरे कल लिखवाया था। पढ़ते नहीं हो, क्या करूं आप। अब समझिए, समुद्रगुप्त के बाद किसके बाद? समुद्रगुप्त के बाद एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है रामगुप्त। कौन सा होता है? लेकिन इतिहास में रामगुप्त को कहीं पढ़ा नहीं जाता, सीधा आता है किसके बारे में? चंद्रगुप्त सेकंड, या जिसे इतिहास में क्या कहा गया? विक्रमादित्य। मेन कैरेक्टर ये है। कौन सा? अब रामगुप्त के बारे में इतिहास में कहीं पता नहीं है, क्योंकि ये इस वंश का एक कलंक माना जाता है। कहते हैं रामगुप्त गद्दी पर बैठा और इसके समय शकों ने आक्रमण किया। किसने? शकों ने। जब शकों ने आक्रमण किया तो शकों से ये पराजित हो गया, और पराजित के परिणाम स्वरूप इसने एक संधि कर ली। क्या कर ली? और इस संधि में इसने शकों को अपनी पत्नी को देने को तैयार हो गया कि मैं अपनी पत्नी किसको सौंप दूंगा? शकों को सौंप दूंगा। समझ में आ गया? इसका विरोध इसका भाई करता है चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त अपने भाई की हत्या कर देता है। समझ में आ गया? किसकी?
रामगुप्त की, क्योंकि रामगुप्त ने एक ऐसी संधि करी जो कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य के ऊपर कलंक दिखाई देती है। समझ गया? तो भाई की हत्या करी और भाई की पत्नी से क्या किया? विवाह किया। समझ में आ गई बात? और उसके बाद इसने अन्य विवाह किए, अन्य विवाहों से अपनी वैवाहिक स्थिति को मजबूत किया और उनके साथ अपनी पुत्रियों का संबंध स्थापित किया और उनकी सहायता लेकर शकों को संपूर्ण रूप से, समूल रूप से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इतिहास में चंद्रगुप्त को इसीलिए एक उपाधि से जाना जाता है, जिस उपाधि का नाम है शकारी। कौन सी? शकारी। समझ में आ गया? शकारी का मतलब शकों को समाप्त करने वाला। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। समझ गया? तो एक लाइन सबसे पहले लिखें, लिखिए, स्टार्टिंग करिए यहीं से, चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त के द्वारा अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी गई। और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अरे तुम बड़े मुस्कुराते हो। चंद्रगुप्त ने के द्वारा अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी ध्रुव देवी, कौन सी? ध्रुव देवी, कई जगह पर मिल जाएगा ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ठीक है, पहली चीज तो याद रखनिएगा। दूसरा, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से भी क्या किया? विवाह किया। रामगुप्त की हत्या कर दी गई। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, जिसे इतिहास में ध्रुव स्वामिनी के रूप में भी जाना जाता, उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। बता दिया मैंने आपको 2 बार। ठीक है, रामगुप्त की हत्या क्यों करी मैंने आपको बता दिया था। शकों के साथ इसने क्या कर ली? संधि कर ली थी और अपनी पत्नी उनको देने के लिए तैयार हो गया था। इसका विरोध किसने किया? इसके भाई ने। समझ में आ गया? पहली चीज तो विवाह कर लिया। इसके अलावा इसने दूसरा विवाह, किसने? चंद्रगुप्त ने नागवंश की राजकुमारी किससे किया? कुबेर नागा से। कुबेर नागा से इसने विवाह किया। हाँ। नागवंश की राजकुमारी है पश्चिमी भारत। कहां पर? पश्चिमी भारत, गुजरात और मालवा वाला क्षेत्र, गुजरात और मालवा वाला क्षेत्र। ठीक है, उससे क्या किया? विवाह किया। और इस विवाह के परिणाम स्वरूप इसको एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। कुबेर नागा से विवाह किया, उससे एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। और इस प्रभावती गुप्त का विवाह किया वाकाटक नरेशों से। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। विवाह के परिणाम स्वरूप एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसे नाम दिया जाता है प्रभावती गुप्त। इस प्रभावती गुप्त का विवाह किया वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से। किसे? रुद्रसेन से। समझ में आ गए? और इस रुद्रसेन से सहायता प्राप्त करी किसके विरुद्ध?
शकों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? शकों के। समझ में आ गया? तो इसकी सहायता से शकों का क्या किया? उन्मूलन किया। क्या किया? उन्मूलन का मतलब शकों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अगर उसी उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण करी? शकारी की। तो नीचे स्टार बनाकर लिखो, वाकाटक नरेशों की सहायता से या वाकाटक राजाओं की सहायता से। वाकाटक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, कहां पर? दक्षिण भारत में। वाकाटक राजाओं की सहायता से शकों को समाप्त किया। वाकाटक राजाओं की सहायता से शकों को समाप्त किया और शकारी की उपाधि धारण की। उपाधि धारण करी। समझ में आ गया? पहली चीज। दूसरी, जब शकों का उन्मूलन किया, शकारी की उपाधि धारण करी, तो इस उपलक्ष्य में विशेष प्रकार के सिक्के चलाए जिन्हें व्याघ्र हनन सिक्के कहा जाता है। व्याघ्र हनन प्रकार के क्या चलाए? सिक्के। एक उपाधि धारण करी और दूसरी व्याघ्र हनन प्रकार के क्या चलाए? सिक्के चलाए। ठीक है, ये दो चीजें आपको चंद्रगुप्त के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त की और खासियत क्या थी? तो दो चीजें और चंद्रगुप्त के याद। एक तो चंद्रगुप्त के समय एक चीनी यात्री भारत में आया, जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है? फाहियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाहियान। तो दूसरा फैक्ट लिखिए, चंद्रगुप्त के समय एक चीनी यात्री, चीनी यात्री फाहियान, किताब लिखा चुका हूं मैं। कहां पर आया? भारत में आया। कहते हैं लगभग इस कालखंड के बीच में वो भारत में रहा लगभग 15 वर्षों तक। कितने? तो चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त सेकंड के समय। कब से कब तक रहा? 399 से 414 ईस्वी तक रहा। समझ में क्या? उसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा। मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा। मध्य देश को ब्राह्मणों के देश की क्या दी? संज्ञा दी। एवं इस चंद्रगुप्त के कई और नाम है, उनको याद रखिएगा। देवराज, देवगुप्त, इसके अलावा इसने टाइटल धारण किया विक्रमादित्य का, विक्रमांक का। ये इसके नाम और इसके टाइटल हैं, इनको याद रखिएगा। देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य, विक्रमांक, और एक मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया था, जो वहां लिखवाया था उसको यहां पर दोबारा लिख लें भले, शकारी। ये नाम याद रखिएगा, ये टाइटल याद रखिएगा किसके? ठीक है। अब चंद्रगुप्त ने एक काम और किया, एक राजधानी और बनाई। उस राजधानी का नाम था उज्जैन। कौन सी? उज्जैन को क्या बनाया? राजधानी। एक राजधानी तो पाटलिपुत्र ही, उसके अलावा दूसरी राजधानी कौन सी बनाई? उज्जैन को आर्थिक राजधानी के तौर पर क्या किया इसने? स्थापित किया। ये दूसरा याद रखिएगा। मूल रूप से राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र। कौन सी है? लेकिन पाटलिपुत्र के अलावा दूसरी कैपिटल कौन सी थी? उज्जैन थी। ये याद हो गई। इसके अलावा एक खासियत और बस्ती है इसकी, इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे।
कौन से? नवरत्न रहा करते थे, महान लोग रहा करते थे, स्कॉलर्स जिनको इतिहास में जाना जाता है, तो उनके नाम लिख लीजिए। लिखिए, इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। और आपको पता ही होगा नवरत्न की कोई समस्या नहीं है। महान फिलोसफर अमर सिंह, धनवंतरी, वरामिहिर, वरुचि, क्या हो गया? मुस्कुराने की समस्या नहीं, इधर आ जा, आगे आ जा। उनको कई बार कह चुका हूं अलग अलग बैठ जाओ। हाँ, वेताल भट्ट, एक, वो वहीं अटका हुआ है। शंकु, शपणक, और घटकर पर। ये 9 महान स्कॉलर इसके दरबार में रहा करते थे। कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वरामिहिर, हाँ, नवरत्न रहा करते थे। पहला कालिदास, दूसरा अमर सिंह, तीसरा धनवंतरी, वरामिहिर, वररुचि, वेताल भट्ट, शंकु, शपणक और घटकर पर। हाँ, ये नवरत्न रहा करते थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, इसके बाद लिखिए नेक्स्ट शासक। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त की जानकारी एक तो विल्सड अभिलेख से, अरे भाई बोलो मत, विल्सड अभिलेख से, और दूसरी मंदसौर अभिलेख से। इन 2 अभिलेखों से इसकी जानकारी देखने को मिलती है कुमारगुप्त की। विल्सड यूपी में है, एटा जिले में, और मंदसौर एमपी में है। एक चीज तो इसने ये चेंज करी, तो जो राजकीय चिन्ह अब तक कौन सा था? गरुड़। कौन सा था? गरुड़। उसको चेंज करके उसने अपना सिंबल बना दिया किसको? मयूर को, मोर को।
जो आज की तारीख में भी आपका राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं, तो आपको याद रखना है कुमार गुप्त के। गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख किसके लिखे गए हैं, कुमार गुप्त के। कुल कितने, 14। तीसरी विशेषता इसकी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, स्थापना करी बिहार में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको एक नाम से जाना जाता है, इसे खड़े हो जाओ। मुझे ऐसा लगा कि मैं कई देर से आपको करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपके समझ में बात आ नहीं रही है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मतलब पढ़ा रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपसे दो बात करते ही आपको समझ में, मुझे लगता है, ओवर हो जाते हो। क्लास को क्लास के पर्पज से ही लें। आगे चीज समझ में। कुमार गुप्त की बात कर रहे थे, किसकी, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त की तीन चार चीजें महत्वपूर्ण। एक तो इसने राजकीय चिन्ह के रूप में गरुड़ की जगह किसको स्थापित कर दिया, मयूर को। दूसरा, सर्वाधिक अभिलेख किस गुप्त वंश के शासक के हैं, तो कुमार गुप्त। और सबसे महत्वपूर्ण घटना, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करी, स्थापना करी। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को महायान, महायान कौन है, बौद्ध धर्म की एक शाखा है, हीनयान और महायान, उसमें से महायान को ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। किसका, नालंदा को। किसका, बौद्ध धर्म का। किसका, लेकिन बौद्ध धर्म में भी किसका, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा इसने एक राजधानी और एक्स्ट्रा बनाई, सांस्कृतिक राजधानी। कौन सी, और उसका नाम था अयोध्या। अयोध्या को इसने सांस्कृतिक राजधानी बनाया। सांस्कृतिक राजधानी बनाया। इसके अलावा इसके समय एक जाति का आक्रमण हुआ जिसे कहा गया पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जाति का क्या हुआ, आक्रमण हुआ। पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ किसके समय, कुमार गुप्त के समय। इसका जो पुत्र था स्कंद गुप्त, कौन सा, स्कंद गुप्त, उसने इसको रोक दिया, इनके आक्रमण को विफल कर दिया, ऐसा इतिहास में माना जाता है। पहली चीज ये हो गई सारी। इसके अलावा एक फैक्टर याद रख लेना, इसके कुछ टाइटल हैं जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, उसको याद रखिएगा। अश्व महेंद्र, श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य, अश्व महेंद्र, श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य। इसके अलावा एक और याद रख सकते हो तो रख लें, सक्रादित्य। सक्रादित्य, ये कुछ इसके टाइटल आपको याद रखने हैं। कुमार गुप्त में से 3 से 4 चीजें आपको याद रखनी है। पुष्य मित्रों को आक्रमण किसके समय हुआ, कुमार गुप्त के समय। कुमार गुप्त के सर्वाधिक अभिलेख हैं। कुमार गुप्त ने सिंबल को बदला,
और कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई बिहार के अंदर। समझ में आ गया? जो भारत का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी आज की तारीख में मानी जाती है, क्योंकि तक्षशिला हमारे पास नहीं है। समझ में आ गई बात? तो भारत की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी वर्तमान परिदृश्य में देखें तो कौन सी थी? नालंदा। और आपको पता है इसको हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, इसको ध्यान रखें। अब कुमारगुप्त के बाद लिखिए, कुमारगुप्त ने अपना शासन सौंप दिया, जैसे चंद्रगुप्त ने सौंपा था फर्स्ट ने, किसको? समुद्रगुप्त को। ऐसे इसने भी अपने पुत्र को शासन सौंप दिया, जिसे इतिहास में स्कंदगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो कि अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। तो लिखिए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में ध्यान रखिएगा। कौन सी अभिलेख से जानकारी मिलती है? भीतरी अभिलेख से। दूसरा, जूनागढ़ अभिलेख से। और तीसरा, सूपिया लेख से भी इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। पहली चीज तो तीन ये याद रखनी है। दूसरा, स्कंदगुप्त के समय, मैंने फिर कहा, किसका आक्रमण हुआ इसके समय? पुष्यमित्रों का तो आक्रमण हुआ ही था, साथ साथ में मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, हूण जाति का भी क्या हुआ? आक्रमण। मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी हूण, हूणों ने भी क्या किया? आक्रमण किया। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। और हूणों को इसने क्या किया? पराजित किया। हूणों को पराजित करने वाले, हूणों को पराजित करने वाला उस समय का एकमात्र शासक था, जिसका नाम था स्कंदगुप्त, जिसने हूणों को क्या किया? पराजित किया। हूण कौन थे? एक मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, खुशनवाज, तोरामन, मिहिरकुल, ये सारे के सारे कैरेक्टर थे किसके? हूण जाति के। उन हूण को पराजित करने वाला कौन? स्कंदगुप्त। पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी, स्कंदगुप्त ने चीन में, किसमें? चीन में अपना राजदूत भेजा, अपना राजदूत भेजा। अब तक किसी ने अपना चीन में राजदूत नहीं भेजा। गुप्त वंश में एकमात्र शासक जिसने चीन में अपना एम्बेसडर भेजा, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपको मैंने एक झील का नाम बताया था, कौन सी झील? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र का गवर्नर चक्रपालित ने करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनर्नर्मत सौराष्ट्र के गवर्नर चक्रपालित ने किया, इसके समय करवाया गया। किसका? ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है, ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है। ठीक है, तो पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ। मूल रूप से याद रखना है इस शब्द को, किसको? हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ? मूल रूप से स्कंदगुप्त के समय। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। दूसरा, चीन में अपना क्या भेजा? राजदूत। और तीसरा, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? चक्रपालित, पर्णदत्त का पुत्र माना जाता है। समझ में गया?
और इसके द्वारा ये स्कंदगुप्त। इसके बाद इस राजवंश का डिक्लाइन शुरू हो गया। क्या हो गया? डिक्लाइन शुरू हो गया और धीरे 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 राजा सारे लगभग समाप्त होते चले गए। तो उत्तराधिकारी लिखें, हेडिंग डालें, गुप्त वंश के उत्तराधिकारी। भानुगुप्त, पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त और अंतिम शासन के तौर पर विष्णुगुप्त। अंतिम विष्णुगुप्त। ठीक है, इसके बारे में एक ध्यान रखिएगा, इसने हूण शासक, कौन सा? हूण शासक मिहिर कुल को बंदी बना लिया। मिहिर कुल को बंदी बना लिया। ठीक है, एक चीज यहां पर लिखिएगा, भानुगुप्त में, किसमें? भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है, कौन सा? ऐरण अभिलेख। इस ऐरण अभिलेख में पहली बार भारत के अंदर सती प्रथा की जानकारी मिलती है। किसकी? आपसे पूछे भारत में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कौन सा है? ऐरण अभिलेख। सती प्रथा का प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, यहां से जो डिक्लाइन ये सारा का सारा है, इस डिक्लाइन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो यही है, कौन सी? ऐरण अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। इसमें बताया गया कि भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज, उसकी पत्नी सती हुई थी। भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी क्या हुई? सती। गोपराज की मृत्यु हो गई और उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी क्या हो गई? सती हो गई। ऐसा प्रथम बार हमको प्रमाण देखने को मिलता है। किसका? हो सकता है सती प्रथा पहले से चली आ रही हो, लेकिन सती प्रथा की प्रमाणिक जानकारी का प्रथम स्रोत कौन सा अभिलेख है? ऐरण अभिलेख से हमको पहली बार जानकारी देखने को मिल रही है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये थी मुख्य विशेषताएं किसकी? गुप्त राजाओं की। समझेगा? अब हेडिंग डाल दी गुप्त वंश की विशेषताएं।